हेलो स्टूडेंट तो आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइट सीट चार्ज के चलते। इनफाइनाइट सीट चार्ज लाइक दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में इनफाइनाइट सीट चार्ज। जैसे सपोज कीजिए ये एक पेपर है, ठीक है, इंसुलेटिंग एक सीट है, एक पेपर है, ठीक है। तो इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। इसका एक ही सरफेस है, ऐसा नहीं कि इधर भी चार्ज है इधर कुछ अलग चार्ज है। जो चार्ज इधर है वही चार्ज इधर से भी दिख रहा है। सिंगल सीट ऑफ चार्ज, प्लेन, कोई थिकनेस नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब चूंकि क्या है कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, क्लियर है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो हम तो टोटल चार्ज पे बता नहीं सकते हैं। तो नॉर्मली पता है कि इस केस में, इस तरह के केसेस में हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, या जैसा है शेप के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें जो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब चार्ज जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है आपको। मतलब हर यूनिट एरिया में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में इसमें कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है, क्लियर है नाउ। तो अब इससे हम इंटरेस्टेड हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि इससे किसी डिस्टेंस x पर, इस शीट से, इनफाइनाइट शीट से किसी डिस्टेंस x पर, किसी पॉइंट p पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। स्टूडेंट सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं, इनफैक्ट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जो डायग्राम, जो सिस्टम हम लोगों को दिया गया है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी जो दिया गया है, उसके चलते हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सपोज कीजिए कि यही फिगर है, ये कुछ लाइक ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान के चल रहे हैं कि चार्ज जो हम लोग ले रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज सीट ले रहे हैं। आप नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हैं, रिजल्ट सारा चीज सेम होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अंतर आएगा। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखेंगे उस चीज को, क्लियर है। चलिए फिलहाल अभी अब देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का ये जो सीट है, इनफाइनाइट लेंथ का, इसके चलते किसी डिस्टेंस x पे हम कहीं पर, किसी भी पॉइंट p पर, किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं सिमेट्रिसिटी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं तो किसी यहाँ पर का कोई चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह है। यहाँ पर के चार्ज के चलते तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर ये आपका ये सिमेट्रिक लाइन है, इससे सेम डिस्टेंस उतना ही नीचे यहाँ पर का एक चार्ज ज्यूम कीजिए, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड होके इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कोई भी चार्ज आप ज्यूम कीजिए, यहाँ पर का चार्ज आप ज्यूम कर लीजिए, फिर यहाँ पर का सेम ये पे, ठीक है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगेन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। मतलब आप सिमेट्रिसिटी से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस सीट के चलते, इनफाइनाइट सीट के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में बात करें चाहे इस तरफ बात करें, इस तरफ, इसके इस तरफ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। कहीं पर भी, यहाँ पर तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरफ चल जाएंगे तो इसके चलते अवे फ्रॉम दिस होता है पॉजिटिव चार्ज के चलते, तो कहीं भी यहाँ पे तो इसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर इस तरफ डायरेक्शन होगा, क्लियर है। चलिए मतलब आप समझ सकते हैं कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इस साइड में बात करें, इस साइड में, राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरह से है सब जगह, क्लियर है, पूरे रीजन में, ठीक है। उसके इस साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। अब हम लोगों को स्टूडेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉसेज लॉ का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट आपका क्लोज्ड होना चाहिए, क्लियर है। तो पॉइंट क्लोज होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, किस पॉइंट को क्लोज कर देते हैं, नहीं ऑब्वियस है भाई, जिस पॉइंट को आप जिस चार्ज के चलते निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज भी आपका इनक्लोज्ड होना चाहिए, क्लियर है, वो चार्ज आपका इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसा इनक्लोज तो ये पॉइंट हो गया, लेकिन चार्ज तो इनक्लोज नहीं हो पाया ना, इस चार्ज के चलते हम निकालना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अब इस चार्ज से हम कैसा एक सिमेट्रिक
वे में, एक सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस लें, सो दैट कि हमारे लिए कैसे सोचते हैं, हमारे लिए ये जो इंटीग्रेशन होगा ई डॉट डी ये कैलकुलेट करना आसान हो जाए। जनरल कंसेप्ट स्टूडेंट क्या था, इसके लिए नॉर्मली हम लोग इस तरह का गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इस तरह का चूज करते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मैक्सिमम पोर्शन में या सब जगह कांस्टेंट हो या सेम हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। क्लियर स्टूडेंट, ये सारी बेसिक बातें हम लोग गॉसेज लॉ के पहले क्लास में देख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ा भी डाउट है तो वहां पे जाके पहले देख लें, ठीक है। तो उस हिसाब से उन सारी चीजों को देखते हुए स्टूडेंट, उन सारी चीजों को सोचने के बाद आप पाएंगे कि इसको क्लोज करना बेहतर होगा एक सिलेंड्रिकल शेप से। एक सिलेंड्रिकल, आप इसको एक स्फीयर से भी कर सकते हैं, फिर समझ रहे हैं ना। स्फीयर से कीजिएगा तो भाई हर जगह एक स्फीयर से, चलिए इस तरह का मान लिया, अगर दिमाग में आ गया कि भाई इसको एक स्फीयर से क्लोज कर देते हैं, आ सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में। तो अगर स्फीयर से क्लोज करेंगे तो समझ रहे हैं ना, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से है, ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है हर जगह परपेंडिकुलर है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होता चला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो फाइनली इस तरह से हम सोचेंगे भाई कि नहीं, ये स्फेरिकल शेप से इसको क्लोज करना सही नहीं है। तो आप सोचने के बाद पाएंगे उन सारे कंडीशंस को देखते हुए कि इसको हम क्लोज करते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप से स्टूडेंट, एक सिलेंड्रिकल शेप से, लाइक दिस, जैसे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, एक इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप से हम इसको क्लोज कर देते हैं, कुछ इस तरह का। चलिए देखिए, इसको क्लोज करने के बाद इसका क्या फायदा होगा, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप से हम इसको, इस पॉइंट को क्लोज कर दिए। समझिएगा, सिचुएशन क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए फायदा क्या है, अब इस सिलेंड्रिकल शेप का आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये जो सिलेंड्रिकल शेप से जिसको हम इसको जो क्लोज किए हैं, ये लेट, ये कुछ इस तरह का, इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप से हम इसको क्लोज कर दिए। क्लियर है। मान लेते हैं ये ए एरिया है, ऑब्वियस है, अगर इस साइड वाले सरफेस का एरिया ए होगा तो इस साइड वाले भी सरफेस का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, ए ही होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्यों क्लोज किए, इसको क्लोज करने से देखिए क्या क्या फायदा है। पहला तो फायदा है कि जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इसका 3 टोटल सरफेस होगा, 3 टोटल सरफेस होगा। एक सरफेस ये होगा, चलिए इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं 1, इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं 2, और इस ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस, ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो गॉसेज लॉ के हिसाब से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या हुआ, अब इसको हम क्लोज कर चुके हैं, तो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से, पूरे क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो नेट जो इनक्लोज्ड चार्ज होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर बात है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ये टोटल ये क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स है, तो मतलब कि ये फ्लक्स एक्चुअल में किससे किससे है, सरफेस 1 से फ्लक्स ई डॉट डी ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये साइन यूज नहीं करेंगे, ये क्लोज्ड का है, तो आप तो इसको अलग अलग कर रहे हैं 3 टोटल पोर्शन में। ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इससे ऐड कर दीजिए, फिर फ्लक्स इस 2 वाले सेक्शन से ऐड कर दीजिए, 2 वाले सेक्शन से ऐड कर दीजिए ई डॉट डी ए, फिर प्लस कर्व्ड सरफेस से ऐड कर दीजिए, कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से आपका हो गया स्टूडेंट ई डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज्ड चार्ज। अब ये जो क्लोज्ड सरफेस स्टूडेंट है, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, इसमें टोटल कितना चार्ज है, ठीक है। तो भाई इसका ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसमें क्लोज्ड चार्ज तो इतना ही पोर्शन होगा, ये बस इतना ही तो चार्ज इसमें आ ही रहा है, इतना ही चार्ज आ रहा है ना, इतना ही पोर्शन ये कवर कर रहा है, और इसमें जितना चार्ज है तो इसका एरिया ए है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका भी एरिया तो ए ही हुआ, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है, तो इस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसमें कितना चार्ज होगा, सिग्मा ए, यही टोटल इनक्लोज चार्ज है, मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज हो गया सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये आप साइड में इसको उतार दीजिएगा। यहां पर स्टूडेंट
ई डॉट डी ए, चलिए पहले वाले क्वेश्चन से हम लोगों को निकालना है। अब इतना तो हम लोग देख चुके हैं कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल इस तरह से डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ई डी ए, मतलब हर पॉइंट पर, और डी ए का यहाँ पर एरिया वेक्टर भी जो होगा वो इस तरह से होगा, इस पर परपेंडिकुलर, यही आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा हर जगह। इस पॉइंट पर तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब ई डी ए कॉस जीरो। चलिए दूसरे वाले पोर्शन से भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस केस में भी आपका ये हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो दूसरे वाले सेक्शन के लिए। चलिए ठीक है, आप कर्व्ड सरफेस से स्टूडेंट निकाल रहे हैं। कर्व सरफेस से ध्यान दीजिएगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर राइट तरफ है, इधर लेफ्ट तरफ है, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है ये तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये कर्व्ड सरफेस पे इस तरह का काम हम लोग पहले भी स्टूडेंट कर चुके हैं बहुत बार। तो आप फाइनली समझ सकते हैं कि फाइनली पूरे कर्व्ड सरफेस से अगर हम फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस के हर सेक्शन पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल इस तरफ में, या फिर इधर हॉरिजॉन्टल, और एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे, कभी ऐसे कभी बाहर की ओर, क्लियर है। मतलब इन एनी केस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कर्व्ड सरफेस के लिए वो 90 डिग्री होगा। मतलब ई डॉट डी ए, इसको लिखेंगे ई डी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, ये कर्व वाले के लिए होगा, कर्व के लिए होगा, इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं cos जीरो का वैल्यू 1 हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दिए, क्योंकि सेम इससे सेम डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं, बिल्कुल सारा सिचुएशन सेम है, सिमेट्रिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे सेम होगा, ठीक है। ई आपका अंदर में बचेगा डी ए, फिर प्लस एग्जैक्टली उसी तरह cos 0 1, ये बाहर आपका आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos 90 स्टूडेंट जीरो होता है, मतलब ये टोटल टर्म जीरो हो गया। दिस इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ से आप देख सकते हैं ई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब कि टोटल, अभी ये क्या है, ये छोटा सा एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया है। अब वैसे सारे एरिया को आप ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल एरिया को ऐड कर दीजिएगा, तो इसका टोटल एरिया मिल गया। तो टोटल एरिया तो हम लोग कैपिटल ए एज्यूम ही किए हैं, क्लियर है। मतलब कि ई डी ए का वैल्यू हो जाएगा ए ई क्रॉस ए प्लस ई क्रॉस ए इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। दिस बिकम्स ई ए प्लस ई ए, मतलब इधर आपका हो गया 2 EA इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए और ए आपका कैंसिल हो गया, ए और ए आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये ए और ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 2 इधर चला आएगा, तो आपका ई का जो वैल्यू आ गया स्टूडेंट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक आ रहा है स्टूडेंट, और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। पहले तो आपको इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेना है। डेरिवेशन ऑब्वियस है, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं। कंपटीशन के हिसाब से रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी डिस्टेंस पर निकालिएगा। हमने इन जनरल एक्स डिस्टेंस पर इससे निकाला, इसमें कहीं भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हर यूनिट एरिया में इतना चार्ज है, फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट 2 कांस्टेंट है। मतलब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिमार्केबल बात ये है कि किसी इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो अलग हो जाएगा, इस साइड में राइटवर्ड हो जाएगा, इसके इस साइड में सब जगह राइट हो जाएगा, ठीक है, जबकि इसके इस साइड में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है लेफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अलग हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
इस इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पर स्टूडेंट, चाहे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बात कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा। कितना होगा? तो भाई इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर स्टूडेंट? तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहाँ पे आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस इस तरह से द magnitude of electric field due to an infinite plane sheet of charge does not depend upon its distance from sheet। ठीक है, शीट से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है कांस्टेंट होता है, हैविंग वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर मान लिया सपोज कीजिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके चलते यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव होता, तो इसके चलते राइट वाला डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ हो जाता। क्लियर है? उसी तरह अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इसके इस तरफ में, इसके लेफ्ट तरफ में अभी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। बस यही अंतर होता, सारा चीज सेम रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यही होता। क्लियर स्टूडेंट? कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चन है जिसको एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे तो वहां से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। और प्लीज स्टूडेंट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते हैं हम लोग कि कैसे इस कंसेप्ट पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ स्टूडेंट। E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट हम लोग पहला एग्जांपल। जैसे सपोज कीजिए एक आपको इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट चार्ज दे दिया गया है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिवली चार्ज है सिग्मा। क्लियर है? और एक दूसरा इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट चार्ज दे दिया गया है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है लेकिन ऑफ अपोजिट वैल्यू, मतलब माइनस सिग्मा, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है? इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट चार्ज है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, मान लिया एक बार 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक बार पॉइंट ए ले लेते हैं, एक बार पॉइंट बी ले लेते हैं, दोनों के बीच का, एक बार इसके इस साइड वाला लेते हैं पॉइंट सी। तीनों पर हम लोग देखना चाहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हम लोग निकाल रहे हैं, मान लेते हैं ये पहला शीट है, ये दूसरा शीट है। ठीक है ना? तो देखिए ये पहला है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा इस डायरेक्शन में होगा E1। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, मतलब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2 होगा। क्लियर बात है? चलिए एक के चलते इधर हो गया, दूसरे के चलते इधर हो गया। वन थिंग, साथ ही साथ आपका ध्यान दीजिए, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E1 का जो वैल्यू होगा, E1 का मैग्नीट्यूड इसके चलते क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 का भी जो वैल्यू होगा इसके चलते यहाँ पर, चूंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, दोनों के चलते, और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए ए पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब इस सीट के इस साइड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस अरेंजमेंट के चलते, जहां पर 2 सीट है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, क्लियर है, सिग्मा और सिग्मा। चलिए बी पॉइंट पे देखते हैं स्टूडेंट, बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे पहले वाले के चलते देखते हैं, पहले वाले के चलते पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1। अच्छा ये E2 के चलते भी ये नेगेटिव है तो इसके चलते भी इधर ही हो जाएगा E2। अब अगेन E1 और E2 इस केस में भी कहीं भी, चूंकि पहले वाले के चलते भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसके चलते भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमेशा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी पॉइंट पे कहीं भी, इसीलिए EB जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट पे, सिंपली दिस विल बी एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 प्लस E2, and so this will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught equals to sigma by epsilon naught। क्लियर है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2r राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। चलिए सी पॉइंट पर देखते हैं स्टूडेंट, सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे पहले वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इसके अवे दूर। चलिए पहले वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1, ठीक है। दूसरे वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते इसके तरफ हो जाएगा, इसके तरफ E2। अब अगेन भाई E1 E2 पहले वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप कहीं भी इधर कहीं भी निकाले मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरे वाले के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाली सब जगह सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, और कितना वैल्यू है दोनों का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड। अब चूंकि क्या है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसीलिए EC इक्वल्स टू E1 माइनस E2 आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट मान लेते हैं कि अब दो प्लेन शीट जो चार्ज, अगेन आपके पास एक सिस्टम में इनफाइनाइट लेंथ का एक प्लेन शीट चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज सिग्मा ए, ठीक है। और एक दूसरा प्लेन शीट मानते हैं, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ अलग है, सिग्मा बी मान लेते हैं, देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब अगेन इस केस में मान ले 3 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका पहला चार्ज है, पहला शीट है, ये दूसरा शीट है। देखिए पहले वाले के चलते, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अभी होगा E1। दूसरे वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते भी इधर ही होगा, ठीक है ना। E2 पॉजिटिव है तो अवे, मतलब कि EP जो होगा, अच्छा यहाँ पे E1 और E2 का वैल्यू देखिए सब जगह, इनफैक्ट पहले वाले सीट के चलते कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, इन जनरल इसको लिख लेते हैं E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शीट 1, दिस वैल्यू विल बी सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। क्लियर है? उसी तरह E2 हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट 2 एट एनी पॉइंट, कहीं भी, चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, दिस विल बी सिग्मा क्या, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी है, तो सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तो हम लोग देख लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इसी डायरेक्शन में है। दिस विल बी E1 कितना है, सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना है, सिग्मा B by 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, दिस इज सिग्मा A प्लस सिग्मा B, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब उसी तरह हम लोग देख लेते हैं Q पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, तो Q पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा E1, दूसरे वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का
ये डायरेक्शन होगा E2। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरे वाले के चलते अब यहाँ पर EQ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, वो या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। और ये हम इनफैक्ट कंफर्मली बता नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा है सिग्मा ए और सिग्मा बी के वैल्यू पे, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, EQ का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मॉडुलस लगा देते हैं, तो E1 माइनस E2 कर देते हैं, E1 माइनस E2 कर देते हैं। डायरेक्शन भी हम लोगों को पता नहीं है, डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कंसेप्ट क्लियर है? इसलिए हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फिलहाल लिख रहे हैं। ठीक है, तो E1 का वैल्यू हो गया सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो मॉडुलस ऑफ सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया Q पॉइंट पे। डायरेक्शन समझ रहे हैं? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन हो जाएगा EQ का। क्लियर स्टूडेंट? चलिए R पॉइंट पे देखते हैं। देखिए पहले वाले के चलते इससे दूर, पहले वाले के चलते इधर हो गया E1, दो के चलते भी इधर ही हो जाएगा E2, इसीलिए R पॉइंट पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अगेन ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 के चलते सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 के चलते सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, जैसे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा R पॉइंट पे? राइट डायरेक्शन में, चूंकि दोनों का वही डायरेक्शन है, टुवर्ड्स राइट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का, कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पर बेस्ट। एग्जाम्पल 3, सपोज कीजिए कोई इस तरह का एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर स्टूडेंट? प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपको दिया गया है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनफाइनाइट लेंथ का है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर है? सपोज कीजिए इससे सर्टेन डिस्टेंस पे कोई चार्ज पार्टिकल स्मॉल q, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास स्मॉल m है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, ये कहा जा रहा है कि एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, एंड दिस पार्टिकल इज इन रेस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चूंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है, सिंस एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में है, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन फोर्स लग रहा होगा? एक m है तो नीचे mg एक फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर में इस पर, ऑब्वियसली इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पर, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा, ऊपर में, यहाँ पर नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम नीचे फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इसी में अब सॉल्व करना है, दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अलग से फिर बनाएंगे, सॉल्यूशन में अलग से फिगर बनाने बेहतर है फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर अब क्या है कि चूंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है, तो इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड फोर्स होंगे टोटल, मतलब एक फोर्स तो mg नीचे की ओर लग रहा होगा, एक चूंकि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स जो लग रहा होगा ऊपर की ओर लगना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वैल्यू का लग रहा होगा? QE वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। अब सिंस चूंकि ये रेस्ट में है, इसीलिए QE इक्वल्स टू mg, निश्चित रूप से होगा, QE का वैल्यू जो है mg के बराबर होगा। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसके चलते अगर इसका सिग्मा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिग्मा का वैल्यू, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इक्वल्स टू mg। यहाँ से आप देख सकते हैं सिग्मा क्या हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई q, इतना सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा mg, दिस इज mg। क्लियर स्टूडेंट?
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे। कंपटीशन के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे कैसे यूज होता है। तो आज के क्लास पे बस इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स के साथ।